हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर पीसीएस लोअर पीसीएस आदि की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर जनरेशन को 1 से 5 तक सही क्रम में लगाना है। यानी कि पहली जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? तो आंसर आएगा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। फिर दूसरी जनरेशन में हमने किसका उपयोग किया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। तीसरे जनरेशन में हमने आईसी चिप का उपयोग किया था। आईसी को बोल क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत सर्किट बोला जाता है। तो तीसरी जनरेशन में हमने आईसी चिप का प्रयोग किया। चौथी जनरेशन में हमने वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर किया। वीएलएसआई मतलब क्या होता है? वेरी, एल का मतलब लार्ज, एस का मतलब स्केल और आई का मतलब इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया, है ना, चौथी पीढ़ी में। ठीक है ना। और पांचवी पीढ़ी में हमने किसका इस्तेमाल किया? यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। यू का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हमने पांचवी पीढ़ी में किया था। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया, तीसरी में आईसी का प्रयोग किया, चौथी में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया और पांचवी में यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? ए विकल्प। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 174 ये कहता है हमारा कि राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होंगी? तो याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं ये आपके आर्टिकल नंबर 174 में नहीं दी गई हैं। इनका वर्णन किया गया आर्टिकल नंबर 173। फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए 173 में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, भारत सरकार द्वारा उल्लिखित लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 173 है भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 में आता है। तो पहला वाला हो गया गलत आपका। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, 179 अनुच्छेद 179 क्या कहता है? विधानमंडल का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना, अपना पद छोड़ सकते हैं या त्यागपत्र दे सकते हैं या उनको पद से हटाया जा सकता है। तो विधानमंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना, त्यागपत्र दिया जाना, ठीक है ना, या खुद पद छोड़ देना, ये 179 में बताया गया है। इसके अलावा जो है 180 अनुच्छेद 180 में क्या बताया गया है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो विधानसभा में, है ना, उनकी भूमिका के कामकाज को बताया गया है कुल मिलाकर के। और इसके अलावा अब आते हैं 166 पर। अनुच्छेद नंबर 166 क्या कहता है? राज्य की सरकार के कार्य संचालन से जुड़ा हुआ है। एक राज्य के कौन से कार्य होंगे, ठीक है ना, सरकार के कौन से काम होंगे, उनके संचालन से जुड़ा है 166। 163 में क्या लिखा है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। 164 में क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे। ये तीनों बातें 164 में लिखी है। इसके अलावा 167 में क्या लिखा है? राज्य के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद होगा, ठीक है ना। अब और बात करते हैं 175 में। तो अनुच्छेद 175 क्या कहता है? राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार भी है। और अनुच्छेद 340 के अनुसार ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 340 कहता है हमारा कि राष्ट्रपति जो है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, है ना, पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है हमारा, ठीक है ना। तो ये डी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आधुनिक कंप्यूटर का जन्म एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जन्म एलन ट्यूरिंग को ही कहा जाता है।
लेकिन अगर पूछेगा कंप्यूटिंग या कंप्यूटर का जनक, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने 1837 में, ठीक है ना, 1837 में जो है एक संगणक यंत्र बनाया था। इसके अलावा माघ मेले का आयोजन मकर संक्रांति पर प्रयागराज में होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज जॉन मोचली द्वारा की गई थी, गलत। इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी जेएस किल्बी के द्वारा। जेएस किल्बी के द्वारा जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट खोजा गया था। और आईसी चिप बने होते हैं इसके अर्धचालकों के, और दो अर्धचालक, एक सिलिकॉन और एक हमारा गैलियम, इनके आईसी चिप बनाए जाते हैं। और आईसी चिप का वर्गीकरण ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। और तो इतनी बात याद रखना। और आईसी चिप जो थी इसका प्रयोग हमने कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया था। कर्क रेखा पर स्थित देश, तो कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के कितने देश स्थित हैं? तो कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के टोटल 2 देश स्थित हैं हमारे। 2 देश कौन कौन से हैं हमारे, हो सकता है हमारा? तो इन 2 देशों की अगर बात करें तो एक देश आता है आपका बहामा और एक आता है मैक्सिको। कर्क रेखा पर और कौन कौन से देश, एशियाई देश कौन कौन से स्थित हैं? तो आप ट्रिक याद कर लो, ससाओ, एक सा से सऊदी अरब, फिर दूसरे सा से संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरे ओ से ससाओ ओमान। फिर आएगा भारत, फिर आएगा आपका बांग्लादेश, फिर आएगा म्यांमार, फिर आएगा चीन, फिर आएगा ताइवान। तो एशिया में कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, उनका कहेगा पश्चिम से पूरब क्रम लगाइए। तो ट्रिक क्या है कि ससाओ ई बम चीता, ससाओ ई बम चीता, सा से सऊदी अरब और दूसरे सा से संयुक्त अरब अमीरात, और ओ से ओमान, ससाओ, ई से इंडिया, बम बा से बांग्लादेश, मा से म्यांमार, चीता ची से चीन और ता से ताइवान। और इसके अलावा कर्क रेखा पर दक्षिण अफ्रीका के कौन से देश स्थित हैं? तो पश्चिमी सहारा देश, मॉरिटानिया देश, इसके अलावा माली देश, अल्जीरिया देश, नाइजर देश, लीबिया देश, मिस्र देश, ये स्थित हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में घटनाओं को कालानुक्रम से जो है लगाना है, इन घटनाओं को जो है कालानुक्रम से लगाना है। तो वारंगल अभियान, मलिक कफूर का देवगिरी अभियान, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भिलसा पर कब्जा और चित्तौड़ पर कब्जा, ये दिए गए हैं। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ एक, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए अभियानों का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको याद करना, गुरचिमा, गुरचिमा देश, गुरचिमा देश वह जब, ये तरीका याद रखोगे तो लाइन से सब कुछ याद रहेगा। गु से गुजरात की विजय 1298 में की, रा से रणथंभौर की विजय 1301 में की, ची से चित्तौड़गढ़ की विजय 1303 में की, मा से मालवा की विजय 1305 में की, ठीक है ना, मालवा की विजय 1305 में की। इसके अलावा दे से क्या हो जाएगा, दे से हो जाएगा आपका देवगिरी की विजय, सा से सिवान की विजय, देवगिरी की विजय, सिवान की विजय, और फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा वासे वारंगल की विजय, वासे वारंगल की विजय आ जाएगी हमारी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, गु से गुजरात की विजय, फिर रणथंभौर की विजय, और इसके पश्चात चित्तौड़ की विजय, फिर मालवा की विजय, फिर देवगिरी की विजय, फिर सा से हो जाएगा क्या, सिवान की विजय, वा से वारंगल की विजय, ठीक है ना, और हा से होयसल की विजय, जा से जालौन की विजय, और पा से पांड्य की विजय। ये क्रम याद रखना, गुरचिमा देश वह जब, तो आपको सब कुछ याद रहेंगे। और भिलसा पर कब्जा इसने पहले कर रखा था, तो भिलसा जो है गुजरात के पहले इसने कब्जा कर था भिलसा पर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सी वाला पहले आना चाहिए, क्योंकि भिलसा पहले आती है ना, भिलसा पहले आती है। भिगुर याद करना, भिगुर, भिगुर चिमा देश वह जब, तो याद रहेगा बी से भिलसा। अब अगर भिलसा पहले आता है तो सी विकल्प और किसी में दिए नहीं गया है, सी विकल्प और किसी में दिए नहीं गया है, ठीक है ना। तो पहले आ जाएगी क्या आपकी भिगुर, बी से भिलसा, और गु से गुजरात, गुजरात इसमें दिया नहीं गया तो रणथंभौर आना चाहिए, वो दिया गया ना, तो सी के पश्चात ई आ जाएगा। फिर चित्तौड़ आना चाहिए, ची से चित्तौड़ आ गया, मालवा इसमें दिया नहीं गया है, देवगिरी इसमें दिया गया, फिर बी आ जाएगा।
और फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका वारंगल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पर्यावरण भौतिक कारकों का समूह है, सही है। जल संरक्षण, अपशिष्ट निपटान, जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण संबंधी चिंताएं, गलत है। जनसंख्या में वृद्धि तो पर्यावरण की चिंता है, जनसंख्या में वृद्धि तो पर्यावरण की चिंता है। अपशिष्ट निपटान भी पर्यावरण की चिंता है, लेकिन जल संरक्षण पर्यावरण की चिंता नहीं है। जल दोहन चिंता हो सकती है, जल संरक्षण चिंता नहीं हो सकती है, जल दोहन चिंता मानी जाती है। तो याद रखिएगा। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता सम्मिलित है, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण नियंत्रण और स्वदेशी पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण में, है ना, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, ऊर्जा का अंतिम स्रोत, पर्यावरण का प्रेरक बल, इन सबका आंसर है क्या, सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है। और पास्की तंत्र एक बंद पास्की तंत्र नहीं होता है, पास्की तंत्र हमेशा खुला होता है। ठीक है ना। और पास्की तंत्र की अपनी खुद की उत्पादकता भी होती है। इतने पॉइंट याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के मैदान किसके बीच लगभग अनुपस्थित हैं? तो ये 60 और 70 डिग्री के बीच लगभग अनुपस्थित हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है बर्फ का जमा हो जाता है, हमारा ये ध्रुवीय प्रदेशों में आ जाते हैं। तो समुद्र के मैदान लगभग जो है 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच क्या है, हमारे अनुपस्थित माने जाते हैं। तो ये हो गए टोटल आज के 6 सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।